पता नहीं क्यों आज मुझे जनाब रजा सिरसवी का वो शेर बहुत याद आ रहा है कि मौत की आगोश में जब थककर सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थककर सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। फिक्र में बच्चों की यूं घुली जाती है माँ, फिक्र में बच्चों के यूं घुली जाती है माँ, नौजवान होते हुए भी बूढ़ी नजर आती है माँ। रूह के रिश्तों की गहराइयां तो देखिए, रूह के रिश्तों की गहराइयां तो देखिए, चोट हमें लगती है पर चिल्लाती है माँ। जी हाँ, माँ ऐसी ही होती है। अपने बच्चे की थोड़ी सी भी परेशानी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। नाजरीन, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कई तरह की परेशानियों से दो चार होना ही पड़ता है और ऐसे में हम झुंझला जाते हैं और ऊपर वाले को इसका इल्जाम देने लगते हैं। पर कई लोग ऐसे भी हैं जो उन परेशानियों का न केवल डटकर सामना करते हैं बल्कि दूसरे की जिंदगी को भी बेहतर बनाने में उनकी मदद करते हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी ही खातून से और सुनते हैं उनकी मोटिवेशनल स्टोरी। तो आइए नाजरीन, देर किस बात की, बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं और आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी एक बेहद ही खास एक्सपर्ट से। आइए उनसे मिलते हैं। उनका नाम है डॉक्टर सोनाली कटारिया। तो डॉक्टर सोनाली, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे आज के शुमारे में। थैंक यू। तो डॉक्टर सोनाली, आप एक डॉक्टर हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप किस फील्ड में डॉक्टर हैं, आप क्या करती हैं? ओके, डॉक्टर एज इन मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। MBBS किया LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ से, उसके बाद MD किया एम्स न्यू दिल्ली से और उसके बाद एक सीनियर रेजिडेंसी हुई एम्स न्यू दिल्ली से ही। और उसके बाद मुझे एक बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी, जिसे मैं बोलती हूँ, मिली करने की, फेलोशिप इन ऑटिज़म। एंड ऑटिज़म के बाद मैंने किया फेलोशिप इन पीडियाट्रिक्स। तो ये मेरी एजुकेशन का सिलसिला रहा है एंड दैट्स अबाउट माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो डॉक्टर सोनाली, जैसे कि आपने बताया कि आप एक जिस फील्ड से आप हैं और वहाँ पर आप ऑटिज़म के बारे में जो है आपने उसकी पढ़ाई की। ऑटिज़म के बारे में काफ़ी कुछ सुना है आजकल, हम बहुत सुनते हैं इस टॉपिक के बारे में, इस विषय के बारे में, लेकिन आपसे ये जानना समझना चाहेंगे, ख़ासतौर से बहुत से नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, कई खातून भी जो हैं वो हमें अपने घर पे बैठ के देख रही हैं और ज़्यादातर जिनका वक्त जो है वो घर में ही बीतता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ऑटिज़म क्या मेडिकल कंडीशन है, इसे कैसे समझा जा सकता है, इसके शुरुआती सिम्टम्स, इसके जो लक्षण हैं वो क्या आते हैं बच्चों में? ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, ऐसी कंडीशन जिसमें ब्रेन की वायरिंग एक टिपिकल रेगुलर इंसान से थोड़ी अलग होती है। 3 मेन चैलेंजेस पहचाने जाते हैं ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स में। एक, उनको सोशल एनवायरनमेंट से कनेक्शन बनाना बहुत मुश्किल लगता है, उनके आसपास क्या हो रहा है। दूसरा, उनको कम्युनिकेशन में काफ़ी सारे डेफिसिट्स होते हैं, वो कम्युनिकेट करने में बहुत बड़े चैलेंजेस उनको होते हैं। और तीसरा, इन सारी चैलेंजेस के साथ साथ उनको एक स्टीरियोटिपिकल या रिदमिक या रेपिटेटिव तरह के कुछ बिहेवियर्स या एक्टिविटीज़ या मूवमेंट्स वो करते हैं अपने आप को कोप करने के लिए विद द चैलेंजेस, या फिर अदरवाइज, जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन भी कहा जाता है, सेंसरी डिसइंटीग्रेशन। उनके सेंसेस सिंक में नहीं होते आसपास के एनवायरनमेंट से। तो अगर आप किसी बच्चे की बात करें, छोटे बच्चे की, टॉडलर की, तो हो सकता है उसको आई कांटेक्ट देने में मुश्किल होती हो। आप अगर उसको हंस के बुलाएंगे तो हो सकता है वो उसी हंसी से रिस्पॉन्ड ना कर पाए या देर में रिस्पॉन्ड करे। आपने अगर कोई इंस्ट्रक्शन दी या कुछ कहा उससे, तो हो सकता है वो आपकी बोली हुई बात फटाक से समझ ना पाए और उसको रिस्पॉन्ड ना कर पाए। सो इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग या कमांड फॉलोइंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है। बोली हुई भाषा को समझने में उसको मुश्किल हो सकती है। जैसे कम्युनिकेशन मैंने बोला, तो वो अपनी नीड्स या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाए या बहुत मुश्किल से कर पाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा लगे जैसे कि ये अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, अपनी किसी बबल में जैसे बंद हो गया है। विड्रॉन जिसे बोलते हैं, डिस्कनेक्टेड सा वो फील हो सकता है आपको। उसको खेलने में, जो रोज़मर्रा के गेम्स खेलते हैं बच्चे, आपस में एक दूसरे को देख देख के खेलते हैं, टू एंड फ्रो वाले गेम्स खेलते हैं, मैंने बॉल फेंकी, आपने कैच की, फिर आपने फेंकी,
वो सारी एक्टिविटीज़ में उनको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो उनका जो बचपन होता है बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है ऑटिज़म। तो हो सकता है उनको बहुत माइल्ड डिफ़िकल्टीज़ हों कि पता ही ना चले, ऐसा लगे कि थोड़ा शर्मीला बच्चा है, बहुत कम बोलता है, देर से बोल रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स हों, तो आपको दूर से ही पता चल जाए कि इसको बहुत सारी सेंसरी प्रॉब्लम्स हैं, शोर बर्दाश्त नहीं कर पाता, बहुत जल्दी रोने लगता है, यानी जल्दी बिखर जाता है जिसे बोलते हैं। सो बचपन के जो सिम्टम्स हैं जो मैंने अभी थोड़े से गिनाए, ऐसे ही हज़ारों सिम्टम्स हो सकते हैं और हर ऑटिस्टिक बच्चा या अडल्ट बिल्कुल अलग होता है। जब तक ये बच्चे बड़े होते हैं, ऑटिज़म का कोई शॉर्ट ट्रीटमेंट या क्योर नहीं है कि वो पूरी तरह से ट्रीटमेंट दे के ठीक हो जाए। उसके लिए बहुत तरह तरह के बहुत अच्छे इंटरवेंशंस हैं, बहुत अच्छी टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं जिन्हें पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त हुई है, जिन्हें बोलते हैं एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स एंड टीचिंग मेथड्स। तो अगर वो टाइमली उस बच्चे को मिलता है, 8 साल से पहले अगर उसको इंटरवेंशन मिलता है, तो उनमें बहुत प्रोग्रेस होती है। इतनी प्रोग्रेस कि वो अपने काम इंडिपेंडेंटली करने लगते हैं, कम्युनिकेशन सीखने लगते हैं, सोशल इंटरैक्शन सीखने लगते हैं और बहुत अच्छे से वो अपनी एकेडमिक्स और पढ़ाई करने लगते हैं। एक मिथ होती है ऑटिज़म के बारे में कि शायद वो पढ़ने में स्लो होंगे या इतने इंटेलिजेंट नहीं होंगे। सो वो बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट बहुत सारे ऑटिस्टिक लोग रेगुलर लोगों से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो क्योंकि सोशली कनेक्टेड नहीं होते तो वो अपनी इंटेलिजेंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते बहुत कंफर्टेबली। आपको पता नहीं चल पाएगा कि उनको इतना कुछ आता है क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड ही नहीं है। सो ये बचपन का है। बड़े होते होते तक बहुत सारी कोपिंग स्किल्स वो सीख जाते हैं अगर उन्हें सिखाते रहें कि इन सारी डिफ़िकल्टीज़ के साथ हमें कैसे जीना है, उनको ओवरकम करके अपने काम कैसे करने हैं। तो जब वो सीख जाते हैं तो अडल्ट ऑटिस्टिक्स बहुत हाई पोटेंशियल प्रोफेशनल्स बन सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ इस मैसेज के थ्रू। जब आपने पूछा ऑटिज़म क्या होता है, सो आई वांटेड टू रिमूव दिस मिथ नॉर्मल लोगों के दिमाग में जो होती है कि शायद ऑटिस्टिक्स इतने प्रोडक्टिव नहीं होते। सो वो सुपर प्रोडक्टिव हो सकते हैं। वो अपनी कोपिंग स्किल्स के द्वारा इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने में सक्षम होने लगते हैं विद द राइट ट्रेनिंग एंड विद द राइट इंटरवेंशन। तो जैसा कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब एक दरवाज़ा बंद करता है तो कई दरवाजे जो है वो खोल देता है। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर सोनाली ने भी बताया कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, भले ही उन्हें बचपन में कई तरह की जो है वो मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं राइट ट्रेनिंग के साथ, तो वो कितने पोटेंशियल होते हैं ये तो हमें बड़े होके ही उनके पता चलता है। यहाँ सोनाली जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है आपके लिए। जैसे कि आपने बताया, ये तमाम बातें आपने ऑटिज़म के बारे में बताई, तो क्या किसी तरीके के कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं आपके? क्या किसी तरीके के कोई केसेस भी आपने ऐसे हैंडल किए हैं? जी बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल मेरे दिल को छूने वाला क्वेश्चन पूछा है। सो मेरी छोटी सी एक कहानी शेयर करना चाहूँगी। मैं जब सीनियर रेजिडेंसी कर रही थी तो मेरा जो बड़ा बेटा है इस टाइम, ही वॉज बॉर्न इन 2009। 2009 में जब उनका जन्म हुआ, 2010 के आसपास ऐसा लगने लगा जैसे कि उनके ऑटिज़म के रेड फ्लैग्स दिख रहे थे। सो हम पीडियाट्रिशियंस के पास गए। पीडियाट्रिशियंस को लगा कि नहीं, अभी थोड़ा जल्दी है, बोलने लगेंगे, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ बच्चे देर से करते हैं। सो बाय द टाइम वो 1.5 साल के हुए, उनको ऑटिज़म डायग्नोस हुआ। सो मेरा जो बड़ा बेटा है वो ऑटिस्टिक है और उसकी ऑटिज़म की डायग्नोसिस से लेकर जब मैं एम्स की जॉब कर रही थी, उस टाइम पर मुझे उनको जॉब के साथ साथ थेरेपी के लिए, इंटरवेंशन के लिए लेके जाना बहुत मुश्किल लगने लगा। ऐसा लगा जैसे 2 नावों में सवार होना जैसा था।
तो जब मुझे वो बहुत मुश्किल लगने लगा और मुझे लगा कि मैं ना अपने काम को अपना 100% दे पा रही हूँ, ना ही मेरी मदरहुड को एक सेटिस्फैक्शन, एक फुलफिलमेंट मिल पा रही है, सो दैट इज़ द टाइम जब मैंने डिसाइड किया कि मुझसे ये नहीं होगा और मैंने अपनी मेडिकल करियर की उस ड्रीम जॉब को बाय बाय बोला एंड मैं अपने बच्चे के साथ एक फुल टाइम मदर की तरह अपना बेस्ट देने की कोशिश करने लगी कि मैं उस बच्चे के साथ ऐसे काम करूं कि उसके वो माइलस्टोन्स जो लग रहा था जैसे गैप्स हो रहे हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, वो अपने बबल में चला गया है, उसको खेलना नहीं आ रहा है दूसरे बच्चों के साथ, तो वो उन सारी डिफ़िकल्टीज़ और डेफिसिट्स को ओवरकम कर पाएगा। इस होप के साथ मैंने उस बच्चे की इंटरवेंशन स्टार्ट की और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। जस्ट लाइक एनी अदर मदर, किसी भी माँ को उस सबसे ज़्यादा फुलफिलिंग एक्सपीरियंस वही लगता है जब वो अपने बच्चे के साथ एक बहुत प्यारा टाइम स्पेंड करती है। तो हाँ, ऑटिज़म के साथ मेरी अपनी एक पर्सनल जर्नी है, बहुत लंबी है, 16 साल लंबी वो ब्यूटीफुल जर्नी है जो मैंने ऑटिज़म को जिया है। ऑटिज़म के साथ मैंने वो एक्सपीरियंसेस अर्न किए हैं। दुनिया की किसी ट्रेनिंग, दुनिया के किसी डिग्री या प्रोफेशनल कोर्स से नहीं मुझे सिखा पाए, कोई किताबें नहीं सिखा पाई जो मेरे ऑटिस्टिक बच्चे ने मुझे सिखाया है और इवॉल्व किया है एज एन ऑटिज़म स्पेशलिस्ट। तो काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिस चीज़ में पढ़ाई की और आगे आपको वही फेस करना पड़ा, शायद ऊपर वाले की रज़ा यही थी, शायद ऊपर वाले ने आपको इसीलिए तैयार भी किया था। चलिए इससे आगे थोड़ी बात करते हैं। आपके बेटे के बारे में ही मैं जानना चाहूँगी कि आज जैसे आपने बताया कि वो 16 साल की आपकी जर्नी रही, तो दैट मीन्स ही मस्ट बी 16 अभी। तो अब उनकी लाइफ जो है वो कैसी है, आप क्या देखती हैं, क्या ऐसे चेंजेस उनके अंदर आए हैं, या फिर जैसे हमने शुरुआत में बात की पोटेंशियल के बारे में, तो किस तरह का पोटेंशियल है उनमें, अभी क्या करते हैं वो? जैसे मैंने आपको बताया, हर ऑटिस्टिक इंसान बिल्कुल अलग होता है। ऐसे ही एक यूनिक पर्सनालिटी है मेरे बेटे की पूरब, जो मार्च में 16 इयर्स का होने वाला है, और उनका बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं इन कम्युनिकेशन। वो आज भी उनको बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं अपनी नीड को और फीलिंग को कम्युनिकेट करने में, लेकिन अब उन्होंने अपनी सेंसरी इंटीग्रेशन काफ़ी हद तक, सेंसरी इंटीग्रेशन वाली जो डिफ़िकल्टीज़ होती थी, शोर होते ही कानों पे हाथ रखना, वो काफ़ी हद तक अब कम होने लगा है। उनको बहुत मज़ा आने लगा है, अब सोशल सेटिंग्स में एंजॉय करते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, खूब ट्रैवल करते हैं हमारे साथ। दुनिया के हर कोने में वो मेरे साथ घूमने गया है, लंबी लंबी फ़्लाइट्स ली हैं, एयरपोर्ट्स पे वेटिंग की है, जो कि ये सारे चैलेंजेस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये ऑटिज़म के लिए बहुत बड़े चैलेंज होते हैं। माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना जैसे चैलेंजेस होते हैं। सो ही इज़ अ रोलर स्केटर, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल रोलर स्केटिंग चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छी स्केटिंग करते हैं, बहुत अच्छी स्विमिंग करते हैं, इंजॉय करते हैं, और साइकिलिंग बहुत अच्छी करते हैं। कंप्यूटर स्किल्स में बहुत आगे आ गए हैं, बहुत अच्छे से बैठ के टाइपिंग और थोड़े थोड़े एक्सेल वाले काम करना शुरू किए हैं। कुकिंग का बहुत बहुत शौक है। तो काफ़ी अच्छा लगा आपके बेटे के बारे में जान के कि वो इतना जो है वो एक्सेल कर रहे हैं, और हम दुआ करेंगे कि वो और भी ज़्यादा आगे ज़रूर बढ़ें। ठीक है, ये तो बात हुई आपकी पर्सनल लाइफ की। अब आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि जब आपने शुरुआत में बताया कि आपने अपना जो एक ड्रीम जॉब था, जो एम्स में आप एक अच्छा काम भी कर रही थी, आपने उसको सैक्रिफाइस कर दिया, तो हैप्पीली उसको आपने सैक्रिफाइस किया, तो उसके बाद आपने कभी दूसरा कोई प्रोफेशन या कभी अपनी लाइन में वापस जाने के लिए आपने कभी नहीं सोचा? मैंने उस टाइम पे वही किया जो शायद कोई भी एक माँ करती हैं या कोई भी एक पिता करते हैं। व्हेन इट कम्स टू चूजिंग, तो हर इंसान, दुनिया का हर इंसान अपने बच्चे के साथ उसके मोस्ट वल्नरेबल टाइम में उसका साथ देना चाहता है और अपना बेस्ट उस बच्चे को देना चाहता है, सो दैट उसकी लाइफ इम्प्रूव हो। तो मैंने भी वही किया, उसमें बिल्कुल कोई सैक्रिफाइस वाला एलिमेंट नहीं था। मैंने बहुत हर पल एंजॉय किया अपने बच्चे के साथ जो स्पेंड किया, कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। लेकिन
लाइफ और यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है हर चीज़ का एक कारण होता है। जैसे आपने बोला कि मैंने ऑटिज़म में फेलोशिप की, उसका भी कोई कारण होगा क्योंकि मुझे एक ऑटिस्टिक इंसान ईश्वर ने देना था। इसी तरह शायद और भी कुछ था मेरे लिए प्लान्ड यूनिवर्स की तरफ से। तो कैसे होता चला गया उसकी भी एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं अपने बच्चे के साथ काम कर रही थी उस टाइम पर बहुत सारी ऐसी मॉम्स थी, फेलो मदर्स, जिनके भी बच्चे रेड फ्लैग्स थे, डेवलपमेंट में कुछ चल रहा था, कुछ स्ट्रगल्स आ रही थी। अपने आप उनके साथ मेरे छोटे छोटे कनेक्शंस बनते चले गए। थेरेपी सेंटर में हम मिलते थे तो कहीं ना कहीं वो मुझे लुक अप करके मुझसे पूछते थे कि आप मुझे बताओ आप ये कैसे कर रहे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके साथ बात करना। कुछ मम्मीज़ ऐसी होती थी जिनको बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाली जो मम्मीज़ होती थी कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं बच्चे की ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए, मिल के उनके साथ ऑटोमेटिकली मेरे ग्रुप्स बनने लगे। और मैं छोटी छोटी अपने ही छोटे से 2 रूम के फ्लैट में छोटी छोटी ना प्ले डेट्स अरेंज करने लगी कि आज हम सैंडविच बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे और हम कुछ गेम्स करेंगे, आर्ट वर्कशॉप करेंगे। तो वो मम्मी से मेरा सर्कल बनने लगा। उस दौरान मेरा सेकंड बेबी हुआ। जब वो करीब 6 महीने का था, आई डोंट नो हाउ बट इट वाज प्लान्ड, मुझे एक सनराइज प्रोग्राम करने का मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली। वो यूएस में जाके करना था। उसका पेरेंट वाला प्रोग्राम, छोटा सा पेरेंट का प्रोग्राम होता है 1 वीक का, वो करने का जब मौका मिला तो मैं अपने दोनों बच्चों को अपनी मदर के पास छोड़ के चली गई वो प्रोग्राम करने, ये सोच के कि चलो इतना कुछ किया है ऑटिज़म में समझने के लिए, वो भी एक ऑटिज़म पेरेंट्स के लिए प्रोग्राम होता है, तो एक ये भी करके देखते हैं। जब मैंने उस प्रोग्राम को किया, इट वाज लाइक अ लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर मी। टर्निंग पॉइंट था मेरी मदरहुड जर्नी में। यानी मुझे ये एहसास हुआ उस प्रोग्राम को करके कि मैंने ऑटिज़म को इतनी डीपली समझा, उसमें क्या करना है, उसके लिए क्या इंटरवेंशन करना है, क्या बेस्ट हम अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं एज ऑटिज़म प्रोफेशनल्स, वो समझा। ऑटिज़म को समझा, अपने बच्चे को मैंने उस प्रोग्राम में जाना। जब तक मैं वापस आई तब तक मैं ये सोच चुकी थी कि ये जितनी भी ऑटिज़म से रिलेटेड मैंने अपनी पढ़ाई की है, जो छोटी पढ़ाई नहीं थी, इट वाज अ वेरी इंटेंसिव ह्यूज एजुकेशनल जर्नी जो मैंने तय की थी ऑटिज़म में, वो अब सिर्फ मेरे बच्चे के लिए ही नहीं और बच्चों के लिए भी मुझे यूनिवर्स ने दी है एज अ गिफ्ट। एंड उसी टाइम पर 2014 सितंबर 2014 में मैंने ये डिसीजन लिया। मेरा छोटा बेटा 9 महीने का था और बड़ा बेटा 4.5 साल का था कि मैं अब एक छोटा सा स्कूल स्टार्ट करूँगी। तो मैम, ये जितनी भी आपने यहाँ पर अभी तक हमें बातें बताई, और कुछ तो बीच में मोमेंट्स ऐसे थे जो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। अब आपसे मेरा एक यहाँ पर सवाल और है। जिस तरीके से आपने अपनी एक लाइफ की जो जर्नी है आपने उसको जिया है अपने बच्चे के साथ, ऐसे कई तरह के जो पेरेंट्स हैं वो इस वक्त हमें देख रहे होंगे, कई वालिदैन जो है वो हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं? किस तरीके से डील करें? सबसे पहले अपने आप को काम डाउन कैसे रखें? सबसे पहले खुद का मेंटल पीस कैसे बनाए रखें वो, जिससे कि वो आगे जाके जो अपना जो उनका बच्चा है उसके साथ कैसे कोप अप कर पाए, कैसे रिलेशन आगे बढ़ा पाए उनके साथ? अगर कोई पेरेंट है बच्चे का तो वो ऑटोमेटिकली अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही सोचेगा, बेस्ट ही करेगा। वो जो भी करेगा दिलो जान से अपने बच्चे के लिए प्यार से ही करेगा। इसमें कोई सही और कोई गलत, कोई एडवाइस मायने नहीं रखती। पेरेंट्स जो भी करते हैं अपनी जान लगा के करते हैं, प्यार से करते हैं, लेकिन जब तक हम अपने बच्चे को 100% एक्सेप्टेंस, तुम जो हो, जैसे हो, रॉक स्टार हो, चैंपियन हो, जब तक हम ये फीलिंग बार बार लाकर जेन्युइनली सच में
ये आंखों में दिखे, आपकी बातों से एक्सप्रेस हो ये फीलिंग। जब तक हम ये फीलिंग लाके नहीं करेंगे तब तक हमारे बच्चे के अंदर वो फीलिंग डेवलप होती ही जाएगी कि मुझ में कुछ तो खराबी है जो मुझे ठीक करने के लिए एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक थेरेपिस्ट से दूसरे थेरेपिस्ट पे हम जाते ही रहते हैं। समथिंग इज ब्रोकन, वो फीलिंग हमें किसी भी हालत में नहीं आने देनी है। तो सोनाली जी, आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं और पूरी दुआ भी हमारी ये रहेगी कि जिस तरह से आप ऑटिस्टिक बच्चों या अडल्ट के लिए जैसा आप फ्यूचर चाह रही हैं ऐसा ज़रूर हो। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू आपका ये मैसेज जो है वो बहुत दूर तक लोगों तक ज़रूर पहुँचे और ये जो बच्चे होते हैं या ये जो अडल्ट होते हैं इनके लिए भी काम करने के लिए जो दरवाजे हैं वो ज़रूर खुले। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त निकाला और इतनी अच्छी बातचीत आज हमारे साथ इस टॉपिक के ऊपर की, उसके लिए आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो हमने जाना कि मासूम बच्चों की ज़िंदगी को संवारने में किस तरह से एक अहम किरदार अदा किया डॉक्टर सोनाली ने। आइए अपने इस शुमारे में बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, देखते हैं एक और मोटिवेशनल स्टोरी।